हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर इलाइट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, जिसे गैस्ट्रिक गैबेज भी कहा जाता है। टॉपिक OSSC, एम्स, ESIC, RRB और कई सारे दूसरे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में बार बार पूछा जाता हुआ टॉपिक है। इस क्लास में हम सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं बल्कि उसका इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, टाइप्स ऑफ नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंसर्शन, प्लेसमेंट कंफर्मेशन और कई सारे एक्सपेक्टेड MCQ को भी कवर करेंगे। अगर आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देर किसी बात का, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ गैस्ट्रिक गैबेज इज टू ऑप्शन ए ट्रीट पॉइजनिंग, ऑप्शन बी प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन व्हेन ओरल फीडिंग इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी एम्प्टी द स्टोमक बिफोर सर्जरी, ऑप्शन डी डायग्नोज गैस्ट्रिक अल्सर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन व्हेन ओरल फीडिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गैस्ट्रिक गैबेज का प्राथमिकता क्या है। ठीक है, तो ये पहले समझ जाते हैं कि गैस्ट्रिक गैबेज का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो याद रख लो, गैबेज मीन्स गिव और एक टर्म आएगा दैट इज लाभेज मीन्स लीव। ठीक है, तो गैस्ट्रिक गैबेज इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड, फ्लूइड और मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द स्टोमक थ्रू ए नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये हम कब देते हैं? जबकि पेशेंट को डिस्फाजिया हो रहा है, मतलब डिस्फाजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, अच्छे से खा नहीं पा रहा है पेशेंट। ठीक है, और अनकॉन्शियस है। उस केस में हम क्या करते हैं, एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं और राइल्स ट्यूब बोलते हैं, वो ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं कहां पे? अप टू स्टोमक, और उसी के थ्रू में हम फूड, फ्लूइड और मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. Gastric lavage is mainly performed to improve digestion, B. Clean the oral cavity, C. Remove toxic substance from the stomach, D. Increase appetite. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द स्टोमक। जैसे मैं आपको बताया था, लाभेज मीन्स लिविंग और वॉशिंग, मतलब वो जैसे फ्लूइड को हम अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे फ्लूइड अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब हम स्टोमक को क्लीन कर रहे हैं। तो लाभेज का मतलब क्या हो गया? वॉशिंग और लिविंग। ठीक है, एल एल रिलेट कर पा रहे हैं ना? ठीक है, तो वॉशिंग आउट द स्टोमक, एंड ये मेनली कौन सा केस में दिया जाता है? ओपी पॉइजनिंग। ठीक है, और अगर कोई मेडिसिन का ओवरडोज हो गया है तो उस टाइम हमको क्या एडवाइस करते हैं कि गैस्ट्रिक लैवेज करने के लिए। ओके, कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच ट्यूब इज कॉमनली यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक गैबेज? ऑप्शन ए फॉली कैथेटर, ऑप्शन बी नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन सी एंडोट्रैकियल ट्यूब, ऑप्शन डी चेस्ट ट्यूब। जैसे कि मैं हर टाइम आपको तब से बोल रही हूँ कि गैस्ट्रिक गैबेज एंड गैस्ट्रिक लैवेज दोनों प्रोसीजर में हमारा नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज होता है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। इसका दूसरा नाम क्या है? राइल्स ट्यूब। ठीक है, तो गैस्ट्रिक गैबेज में फॉलिस कैथेटर तो हमारे कैथेटराइजेशन में यूज होता है, ये तो कभी नहीं होगा। ईटी ट्यूब भी नहीं होगा, चेस्ट ट्यूब भी नहीं होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक गैबेज में हमारा नॉर्मली 3 टाइप का ट्यूब यूज होता है। एक तो हमको पता चल गया, एक हो गया हमारा राइल्स ट्यूब, दूसरा हो गया हमारा लेबिन ट्यूब। ये क्या है हम थोड़ा पिक्चर के थ्रू बाद में देखेंगे। और एक हमारा हो गया डॉबहॉफ ट्यूब। ठीक है, ये कब देते हैं? लॉन्ग टर्म फीडिंग में राइल्स ट्यूब ना लगा के हम डॉबहॉफ ट्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो ये डॉबहॉफ ट्यूब का और भी एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं? वेटेड टिप ट्यूब। ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है, ये है ना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा समझ जाते हैं ये डॉबहॉफ ट्यूब को वेटेड टिप ट्यूब क्यों बोला जाता है। ठीक है, सोचो आप एक पतली रस्सी को ना सीधे नीचे डाल रहे हो तो वो डालना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके एंड पर आप एक छोटा सा वेट को लगा दिए तो वो आसानी से नीचे चला जाता है, हाँ कि नहीं? इसलिए एक छोटा सा वेट लगता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? वेटेड टिप ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. Before starting gastric garbage, the nurse should first begin feeding immediately, confirm tube placement, remove the tube, give IV fluid. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सोचना, जो सही आंसर है उसको लिखना। ठीक है, सही आंसर लिखने के चक्कर में हड़बड़ा के नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गैस्ट्रिक गैबेज मतलब हम फीडिंग देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नर्स को पहले क्या करना है, तुरंत आप फीडिंग दे दोगे? नो। ट्यूब को निकाल दोगे? निकाल दोगे तो फीडिंग कहाँ पे दोगे? तो ये भी नहीं होगा। आईवी फ्लूइड क्यों देना है? नहीं देना है। तो पहले चेक करना है प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये भी हम कैसे चेक करेंगे वो भी हम आगे वीडियो में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है और उसमें 3-4 क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। Next comes to question number 5. What is the preferred position for NG tube insertion? Option A supine, option B prone position, option C high Fowler's position, option D Trendelenburg position. तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, हाई फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है, मतलब जब हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब घुसा रहे हैं, बस फीडिंग के लिए नहीं पूछा है, बस आपको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को प्लेस करना है। ठीक है, उसी टाइम में पेशेंट को आपको कौन सी पोजीशन में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाई फाउलर पोजीशन, मतलब बेड को आपको 90 डिग्री एलिवेट करके रखना है, जैसे कि पेशेंट पूरा बैठने जैसा पोजीशन में रहेगा। क्यों? बिकॉज हाई फाउलर्स पोजीशन इसोफेगस को स्ट्रेट कर देता है, जो कि डिक्रीज करता है चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, और हमारा जो इंसर्शन करेंगे हम वो इजी होगा अगर इसोफेगस स्ट्रेट होगा तो। ठीक है, तो सारा ये जो पोजीशन है, सुपाइन क्या है, प्रोन क्या है, ट्रेनलेनबर्ग क्या है, सारा पोजीशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम अगले सेशन में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. द recommended position for administering NG tube feeding. Option A supine, option B semi Fowler's position, option C prone position, option D Trendelenburg position. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, सेमी फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एनजी ट्यूब फीडिंग के टाइम सेमी फाउलर्स पोजीशन देना चाहिए, और आप देखें कि जब एनजी ट्यूब इंसर्शन किए उस टाइम हमको हाई फाउलर्स पोजीशन में रखना है। क्लियर? आशा है आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। Next comes to question number 7. After NG tube feeding, the patient should remain in an upright position for at least option A 10 minutes, option B 30 to 60 minutes, option C 5 minutes, option D 2 hours. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, 30 to 60 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम फीडिंग दे दिया अभी पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट को हम कितना टाइम तक ऑपराइट पोजीशन में रखेंगे, मतलब वैसे ही रखेंगे, तुरंत सुपाइन नहीं कर देंगे, फ्लैट करके नहीं सुला देंगे तुरंत, तो हम ऐसे ऊपर ही करके रखेंगे, लेकिन कितना टाइम तक, वही पूछा गया है। ठीक है, तो मेनी गाइडलाइन 30 to 60 मिनट रिकमेंड किए हैं, मिनिमम हमको 30 मिनट ऊपर करके रखना चाहिए, क्योंकि इट डिक्रीज द रिफ्लेक्स एंड एस्पिरेशन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? The most serious complication of NG tube feeding is option A diarrhea, option B constipation, option C aspiration pneumonia, option D flatulence. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, एस्पिरेशन न्यूमोनिया। ठीक है, तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया का क्या मतलब है, हम जो ट्यूब डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हमारा स्टोमक के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अगर ट्यूब स्टोमक में ना जाके कहाँ पे चला गया, लंग्स में, ठीक है, तो वो एस्पिरेशन न्यूमोनिया कॉज करेगा। ठीक है, उसमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, इवन डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. The nurse should floss the NG tube. Option A only after feeding. Option B before and after feeding and medication. Option C only when plugged. Option D every 12 hours only. जिसको इसका आंसर पता है, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग एंड मेडिकेशन। ठीक है, तो जो एनजी ट्यूब लगा गया है उसको कभी कभी फ्लश करना पड़ता है। फ्लश मतलब जो ब्लॉकेज हो गया है उसको क्लियर करने के लिए हमको फ्लश देना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लश हम किस में देंगे, नॉर्मल सलाइन जैसे हम
हमारा कैनुला में ब्लॉक हो जाने में नॉर्मल सलाइन फ्लश देते हैं ना, वैसे ही नंजी ट्यूब को भी कभी कभी फ्लश करना पड़ता है। तो ये हम कब करते हैं? जस्ट ओनली खाने के बाद करेंगे, कि खाने से पहले और खाने के बाद करेंगे, और मेडिकेशन से पहले मेडिकेशन के बाद भी करेंगे, कि जब ब्लॉक हो गया है, कि एवरी 12 आवर्स? तो इसका सही आंसर हो गया है खाने से, खाना और मेडिसिन देने से पहले भी करना है, उसके बाद भी करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। The preferred fluid for flushing an NG tube is option A normal saline, option B sterile water, option C glucose solution, option D fruit juice। ऑप्शन को देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंसेप्ट अगर आप क्लियर हो तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी स्टीराइल वाटर। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो थोड़ी देर पहले नॉर्मल सलाइन बोली, तो कैसे हुआ? जब ऑप्शन में आपका स्टीराइल वाटर हो तो स्टीराइल वाटर होगा, दोनों यूज होता है। नॉर्मल सलाइन भी कभी कभी हम यूज करते हैं और स्टीराइल वाटर यूज करते हैं, लेकिन कोई केस में नॉर्मल सलाइन को फ्लशिंग के लिए मना भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन में हमारा सोडियम रहता है, हाँ कि नहीं? सोडियम मतलब ये हो गया एक सॉल्ट। ठीक है, तो बार बार फ्लशिंग करने से सॉल्ट डिपोजिट होता है वो ट्यूब में, तो ब्लॉक का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है, लेकिन प्रिफर्ड फ्लूइड नहीं है। प्रिफर्ड फ्लूइड हमारा क्या होगा? स्टीराइल वाटर और क्लीन वाटर एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो समझ में आ गया? अभी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसलिए मैं हर टाइम बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन देख के 10 को स्किप कर देते तो अभी कैसे होता? अभी तो आप गलत कर बैठते। ठीक है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, उसके बाद आंसर करना है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। Which finding suggest aspiration during NG tube feeding? Option A increased appetite, option B coughing and difficulty breathing, option C dry skin, option D constipation। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी कॉफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनका क्या सिम्टम देखने से हम ये जान लेंगे कि पेशेंट एस्पिरेट हुआ है। ठीक है, मतलब स्टोमक में नहीं जाके हमारा जो ट्यूब है और हमारा जो फीड है वो लंग्स में चला गया है। तो क्या क्या साइन आपको देखने के लिए मिलेगा? पहला हो जाएगा हमारा कॉफिंग, दूसरा हो जाएगा हमारा चोकिंग, ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा ब्रेथलेसनेस मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और इसको क्या बोलते हैं? डिस्निया। ठीक है, देन डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट सैनोसिस। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में, सैनोसिस के बारे में हम पिछले वीडियो में सब डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसलिए जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हो, रिकमेंडेड है कि वो सब वीडियो देखो, अच्छे से समझो। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, तो ड्राई स्किन तो नहीं होगा, और कंस्टिपेशन ये भी इरिलीवेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। द पेशेंट डेवलप्स नॉजिया ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग। द नर्स शुड फर्स्ट increase the feeding rate, stop the feeding and assess the patient, give antiemetic immediately, option D remove the NG tube। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी स्टॉप द फीडिंग एंड असेस द पेशेंट। तो क्या पूछा गया है? पेशेंट क्या डेवलप कर रहा है? नोजिया। नोजिया मतलब वोमिटिंग वोमिटिंग लग रहा होगा लेकिन हो नहीं रहा होगा। ठीक है, एनजी ट्यूब फीडिंग के टाइम वो बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? फीडिंग का रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। नहीं, उसको तो खाने का मन नहीं है, इसलिए तो उसको नोजिया लग रहा है, हाँ कि नहीं? एंटीएमिटिक तुरंत दे दोगे? नहीं। रिमूव द एनजी ट्यूब? नहीं। ठीक है, तो स्टॉप द फीडिंग एंड असेस द पेशेंट। ठीक है, तो नोजिया लगने का क्या क्या कॉज है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप फीडिंग जल्दी जल्दी दे रहे हो, मतलब एक टाइम इंटरवल रहता है, डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं कि राइल्स ट्यूब फीडिंग आपको मान लो 300 ml थर्ड आवरली देना है। ठीक है, और जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट रहते हैं वो सोच रहे हैं ये लोग तो बस थोड़ा पानी पी रहे हैं। ठीक है, मतलब ट्यूब में तो ओनली लिक्विड जाएगा। ठीक है, तो ये शायद डाइजेस्ट हो गया होगा, ऐसे सोच के 2 घंटे में, 1.5 घंटे में ये प्रैक्टिकली दे देते हैं। ठीक है, हम देखे हैं ऐसे पेशेंट। ठीक है, तो उसी केस में क्या होता है? अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को इनटॉलरेंस होता है और नजिया लगने लगता है। ठीक है, अगर ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, अगर ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो गया हो तो भी नोजिया लग सकता है। ठीक है, नहीं तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग,
जैसे मैं बोला कि हमारा अंदर में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो खाली नहीं हुआ होगा, मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो उसी केस में नॉजिएटेड लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। Next comes to question number 13. The ideal temperature of formula used for nasogastric feeding is option A ice cold, option B room temperature, option C boiling hot, option D frozen. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी रूम टेम्परेचर। मतलब हमारा नाजोगैस्ट्रिक के थ्रू जो फीडिंग देते हैं उसका टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? तो रूम टेम्परेचर, ठीक है, यही अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। अगर आप कोल्ड फॉर्मूला दे रहे हो, मतलब जो पानी, जो खाना आप डाल रहे हो, लिक्विड वाला डाइट जो डाल रहे हो, वो अगर ठंडा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? क्रैम्पिंग। ठीक है, अगर गर्म है, बॉइलिंग हॉट, तो ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा हमारा न्यूट्रिएंट्स को। फ्रोजन तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड नहीं है। तो रूम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला ही सबसे आइडियल है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14. Which syringe is commonly used for bolus NG feeding? Option A 2 ml syringe, option B 5 ml syringe, option C 10 ml syringe, option D 50 to 60 ml catheter tip syringe. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज 50 टू 60 ml कैथेटर टिप सिरिंज। ठीक है, ये ग्रेविटी और बोलोस फीडिंग के लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, 50 टू 60 ml कैथेटर टिप सिरिंज। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15. High gastric residual volume before feeding may indicate good gastric emptying, delayed gastric emptying, proper tube placement, improved digestion. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाई गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग। जैसे मैं आपको बताया कि फीडिंग देने के लिए जाने से पहले पहले हमको ट्यूब का प्लेसमेंट को कंफर्म करना है। उसके बाद हमको गैस्ट्रिक एस्पिरेट करके देखना है, मतलब सिरिंज में थोड़ा आप एस्पिरेट करके देखोगे, जो पहले आप जो फीड दिए थे वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं, उससे वो पता चलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब जो बच गया है, स्टोमक में जो बच गया है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये क्या सजेस्ट करता है? मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ है, तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो ये तो गुड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग तो नहीं होगा, ट्यूब प्लेसमेंट के साथ कुछ लिंक नहीं है, और इंप्रूव डाइजेशन भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16. The most common indication for NG tube feeding is option A patient unable to swallow safely, option B hypertension, option C asthma, option D migraine. तो ये तो हम पहला क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है? पेशेंट अनेबल टू स्वालो सेफली। मैं जैसे बताया था कि पेशेंट को अगर डिस्फाजिया हो रहा होगा, और क्या क्या कंडीशन में डिस्फाजिया हुआ था, मतलब होता है, वो भी मैं बताई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17. द करेक्ट मेथड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन एनजी ट्यूब बिफोर इंसर्शन इज। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और क्या सही आंसर है कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज नोज, ईयरलोब एंड जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड नेक्स्ट मेथड। यहाँ पे लिखा गया है स्टैंडर्ड नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो कैसे हम लेंथ को मेजर करेंगे बिफोर इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब? पहले नोज से ट्रागस ऑफ द ईयरलोब को लेंगे, फिर ईयरलोब से जिफॉइड प्रोसेस तक लेंगे। जितना तक ट्यूब का सेंटीमीटर में आएगा उसको मार्क कर देंगे, तो हमको उतना अंदर घुसाना है वो ट्यूब को। ठीक है, तो क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18.
Before inserting a nasogastric tube, how much of the tube should be lubricated? Option A, first 2 to 4 centimeter of the tube, first 5 to 10 centimeter of the tube, entire length of the tube, only the tip. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, 5 to 10 सेंटीमीटर और 2 to 4 इंचेस ऑफ द ट्यूब. ठीक है, 5 to 10 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने से पहले हमको लुब्रिकेट करना है. क्यों? फॉर इजी इंसर्शन. ठीक है, तो ट्यूब का कितना तक करना है? तो फास्ट मतलब टिप में आप करोगे फास्ट 5 to 10 सेंटीमीटर और 2 to 4 इंचेस. विथ कहां पे करना है? कैसे करना है? विथ वाटर सोल्यूबल जेली. ठीक है, ऑयल सोल्यूबल जेली में नहीं करना है. क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ केमिकल न्यूमोनिया. ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि ऑयल सोल्यूबल जेली में क्यों नहीं करना है? एबी क्रॉस. ठीक है, तो हमको ऑलवेज लुब्रिकेटेड करना है विथ वाटर सोल्यूबल जेली. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19. The gold standard for confirming the NG tube placement after insertion is option A, auscultating air over the stomach, option B, aspirating gastric content, option C, X-ray confirmation, option D, asking the patient if they feel comfortable. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइम आता है एग्जाम में, तो अच्छे से इसको सोच समझ के इसको बोलना है. ठीक है, और जिस जिसको पता है कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर लिख दो. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, एक्सरे कंफर्मेशन. ठीक है, एक्सरे कंफर्मेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मिंग एनजी ट्यूब प्लेसमेंट आफ्टर इंसर्शन. ठीक है, लेकिन एक्सरे तो आप खुद नहीं कर सकते हो. ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी पूछने से हमारा एक्सरे आ जाएगा. मोस्ट रिलायबल मेथड अगर क्वेश्चन आएगा तो भी एक्सरे होगा. ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. प्रेस्क्रिप्शन में पहले डॉक्टर लिख देंगे कि चेस्ट एक्सरे करवाना है, उसके बाद ही आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हर टाइम डॉक्टर नहीं रहते हैं. ठीक है, तो ये जो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है सब ही हमारा एनजी ट्यूब कंफर्मेशन के लिए एक एक प्रोसीजर है. ठीक है, जैसे कि ऑस्कल्टेटिंग एयर ओवर द स्टोमक. आप 5 to 10 ml एयर को थ्रू एनजी ट्यूब पुश कर दो तो एक हुस साउंड सुनने के लिए मिलेगा. ठीक है, अगर ये सुनने के लिए मिला इसका मतलब हमारा जो ट्यूब है वो स्टोमक में है. ठीक है, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट. गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट करके हम क्या करेंगे? देखेंगे. चेक पीएच लेस देन 4, मतलब एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि स्टोमक हमारा एसिडिक है स्टोमक के अंदर. ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फास्ट नर्सिंग प्रायोरिटी टू कंफर्म द प्लेसमेंट कौन सा है? एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट. ठीक है, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल फील्ड. मोस्ट वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल फील्ड. ठीक है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड और रिलायबल मेथड पूछे तो आंसर हमारा एक्सरे ही होगा. ठीक है, लेकिन नर्सिंग प्रायोरिटी और मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐसे पूछे तो एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट होगा. और ये पेशेंट के ऊपर रिलाई करके, तो पेशेंट को कंफर्टेबल लग रहा है ना लग रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20. The commonly used NG tube size for an adult is 4 to 6 French, 6 to 8 French, 12 to 18 French, 20 to 24. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, 12 to 18 फ्रेंच. ठीक है, तो ये सारा साइज को हम एक टेबल के थ्रू समझ जाते हैं. ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा देख लो. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा गया है LBW गोरी निमोनिक. ठीक है, LBW गोरी. तो एल में हो गया हमारा लाइट ब्लू जो कि 8 फ्रेंच का आता है. ये फ्रेंच देखो दो दो इंक्रीज होके गया है. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, दो दो इंक्रीज कर दोगे. ये निमोनिक तो याद ही रह गया. ठीक है, एल में हो गया हमारा लाइट ब्लू, बी में ब्लैक, डब्ल्यू में व्हाइट, जी में ग्रीन, ओ में ऑरेंज, आर में रेड, वाई में येलो. ठीक है, तो हमारा जो 8, 10 एंड 12 जो होता है ये पेडियाट्रिक यूज में नॉर्मली आता है. ठीक है,
इसमें से अगर आपको और भी स्पेसिफिक कर देगा कि नियोनेट में कौन सा यूज होता है, तो नियोनेट में हमारा 8 फ्रेंच यूज होता है, ठीक है, और 10 फ्रेंच हमारा इन्फेंट में यूज होगा, ठीक है, 12 और 14 हमारा चाइल्ड में यूज होगा, ठीक है, 16 हमारा यहाँ पे लिखा गया है एडल्ट फीडिंग, ठीक है, तो 14 और 16 हमारा एडल्ट फीमेल में यूज होगा, 18-20 हमारा एडल्ट लैबेज और एडल्ट मेल में भी यूज होता है, ठीक है। ऐसे तो आप होल ओवर याद रखोगे तो 8 to 12 तक पीडियाट्रिक याद रख लो, फीडिंग के लिए हमारा 14 फ्रेंच दिया जाता है और एडल्ट लैबेज में 16 to 20 तक याद रख लो, लेकिन पूरा स्पेसिफिक पूछेगा तो मैं जैसे बताई वैसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21. Next comes to question number 21. Which NG tube has a single lumen? Option A, Salem-Sump tube. Option B, Sengsteken-Blackmore tube. Option C, Levin tube. Option D, Dobhoff tube. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, लेविन ट्यूब, ठीक है। तो ये लेविन ट्यूब का एक लुमेन होता है, ये क्या है इसको हम थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना लेविन ट्यूब, ये कई बार हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इसलिए मैं इमेज दिया हूँ। ये यहाँ पे सिंगल लुमेन होता है फॉर सक्शन, जैसे हमारा एनजी ट्यूब में और राइल्स ट्यूब में भी हमारा सिंगल लुमेन होता है, वैसे ही ये लेविन ट्यूब भी सिंगल लुमेन होता है फॉर सक्शन एंड फॉर फीडिंग और मेडिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सालेम सम्प ट्यूब, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे डबल लुमेन होता है, यहाँ पे एक लुमेन हो गया, यहाँ पे एक लुमेन हो गया, तो ये जो लार्ज लुमेन है ये सक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो एयर वेंट देख रहे हो ना, एयर वेंट लिखा हुआ है, तो एयर वेंट यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, ठीक है। एयर वेंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि एयर को स्टोमक में जाने देता है, क्यों? जब स्टोमक को एयर जाएगा, स्टोमक के अंदर वैक्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्यूब अंदर में जब जाएगा ना, तो स्टोमक का लाइनिंग ट्यूब से नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो म्यूकोसल इंजुरी, जो स्टोमक का म्यूकोसल इंजुरी है वो कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सालेम सम्प ट्यूब, इमेज बेस आएगा तो कर सकते हो, ठीक है। तो next comes to question number 22. The Sengsteken Blackmore tube is primarily used to control bleeding from option A, gastric ulcer, option B, duodenal ulcer, option C, esophageal varices, option D, hemorrhoid. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन सी, इसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। तो बस याद रख लो, याद रखने से तो रख सकते हो, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर तो स्टॉप ब्लीडिंग, ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट को हर टाइम में समझना है, वो मैं बार बार बोल रही हूँ, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसोफेजियल वेरिसेस क्या है? इसोफेजियल वेरिसेस में हमारा क्या होता है, हमारा जो इसोफागस का वेन है वो abnormal स्वेलिंग होता है, ठीक है। तो abnormally जब वो स्वेल हो जाएगा, उसका रप्चर होने का भी चांसेस है, तो अगर रप्चर हो गया तो क्या होगा? मासिव जीआई ब्लीडिंग होगा। तो मासिव जीआई ब्लीडिंग होने से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? हेमाटेमेसिस, एमेसिस मतलब वोमिट, हेमाट मतलब ब्लड इन वोमिट, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा होता है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एंडोस्कोपी या सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो टाइम लगेगा, आप तुरंत लेके सर्जरी कर दोगे वैसे तो नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, तो हमको क्या करना है? ब्लीडिंग को टेम्पोररीली रोकना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है? सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। तो इसको एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा समझ लो, ये आप देख रहे हो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, तो इसका 3 लुमेन होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लुमेन होता है, एक इसोफेजियल बैलून, एक गैस्ट्रिक बैलून है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक यहाँ पे लिख रहे हैं, एक इसोफेजियल लिख रहा है, ठीक है। और एक हमारा जो नॉर्मल जैसे हम गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए
एक गैस्ट्रिक बैलून हो गया, एक इसोफेजियल बैलून हो गया, और एक लुमेन उसका हमारा होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो गैस्ट्रिक बैलून क्या होगा, हमारा स्टोमक के इनसाइड जाके, ठीक है, ट्यूब को एंकर कर लेगा। ठीक है, इसोफेजियल बैलून हमारा क्या होगा, इन्फ्लेटेड इन द इसोफेगस टू कंप्रेस द ब्लीडिंग वेरिसेस। ठीक है, जैसे कि आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सोच लो। ठीक है, कि आपके हाथ में ब्लीडिंग हो रहा है, एक वुंड है जिससे ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम प्रेशर देके ब्लड फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है वो अंदर से प्रेशर देकर ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। क्लियर? तो इसोफेजियल वेरिसेस में हमारा जो स्वेलिंग वेन्स है वो रप्चर होके अपर जीआई ब्लीडिंग होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ये सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज होता है। क्लियर? तो सेंगस्टेकन स्टॉप द ब्लीडिंग, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर? Next comes to 23. And Ryle's tube is commonly changed every 24 hours, 3 days, 7 days, 30 days. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 डेज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड पीवीसी राइल्स ट्यूब के लिए हमारा 7 डेज है। ठीक है, लेकिन ये जो चेंजिंग जो है ना, वो मटेरियल, मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन, हॉस्पिटल पॉलिसी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उन लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेड होगा कि स्टूडेंट 7 डेज लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24. ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग बाय द सिफोन मेथड, द फॉनेल शुड बी हेल्ड एट व्हाट हाइट अबव द पेशेंट स्टोमक? चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो और जो सही आंसर है कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 30 टू 45 सेंटीमीटर और 12 टू 18 इंच। ठीक है, तो यहां से भी अगर तुम हाई में रखोगे तो फीड जल्दी जल्दी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीड कैसे जाता है, बाय ग्रेविटी। तो अगर फीड वेरी हाई रेट में जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन लाइक नोजिया, वोमिटिंग, एस्पिरेशन, वो सब होगा। इसीलिए इसके लिए एक आइडियल हाइट है वो है 30 टू 45 सेंटीमीटर और 12 टू 18 इंचेस। ठीक है, समझ गए? तो ये आशा है आपको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से करके आ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपने को सच बदलने का तैयारी करते रहिए। थैंक यू।